मैनेजरियल एनालिसिस का एरिया हम कंप्लीट कर चुके हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस का एरिया हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बातें कर रहे हैं। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने एक टॉपिक छेड़ा हुआ है वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैसे कैलकुलेट करते हैं वैक, इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीन KE प्लस डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट मीन KD डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट। क्या ख्याल है? और अभी तक हम कोई 40-45 क्वेश्चन इसके ऊपर कवर कर चुके हैं। इक्विटी डेट की हमें मार्केट वैल्यू चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेट हमें चाहिए। तो फिगर्स पुट करेंगे हम, फार्मूला में हमारे पास वैक कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक हो गया? हमारी आई कैप बुक जो है, आई कैप बुक के अंदर वैक का जो फार्मूला दिया गया है, आई कैप बुक की अगर हम बात करें तो उसमें जो वैक का फार्मूला दिया गया है वो दिया गया है क्या, आर ऑफ इक्विटी इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल प्लस आर ऑफ डेट इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल प्लस आर ऑफ पी इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ पी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल। हमारी आई कैप बुक में वैक का ये फार्मूला दिया गया है। आर का मतलब क्या है, रेट। किसका? ई मीन इक्विटी, मीन इक्विटी का रेट। और इक्विटी का रेट क्या है यहाँ पे, KE। इक्विटी का रेट क्या है यहाँ पे, KE। मीन हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि KE इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल। मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल क्या है, ये जो इक्विटी प्लस डेट है। मीन क्या किया जा रहा है कि जो रेट ऑफ इक्विटी है, रेट ऑफ इक्विटी को वेट ऑफ इक्विटी के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। रेट ऑफ इक्विटी को वेट ऑफ इक्विटी के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। वेट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या है कि इक्विटी की मार्केट वैल्यू ये है और डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल। टोटल मीन जो भी फाइनेंस आपका टोटल है, इक्विटी प्लस डेट, उसमें से इक्विटी कितने परसेंट है, मीन इक्विटी कितने पार्ट है। तो वेट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल। टोटल का मतलब क्या है, इक्विटी प्लस डेट, मीन जो भी आपने फाइनेंस लिया है। ये बात क्लियर होती है कैसे ये फार्मूला बना है? उस तरह से रेट ऑफ डेट, रेट ऑफ डेट कौन सा होता है, रेट ऑफ डेट कौन सा होता है, ये KD इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल। मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ डेट KD को मल्टीप्लाई किया जा रहा है किसके साथ, वेट ऑफ डेट के साथ। वेट ऑफ डेट का मतलब क्या है कि टोटल जो फाइनेंस है, टोटल जो फाइनेंस है इक्विटी प्लस डेट, उसमें से डेट कितना पोर्शन है, तो डेट डिवाइडेड बाय टोटल फाइनेंस। क्या ख्याल है, ये क्लियर होता है? RE इंटू MV ऑफ E डिवाइडेड बाय MV ऑफ टोटल, क्या मतलब है इसका? RD इंटू MV ऑफ D डिवाइड बाय MV ऑफ टोटल, क्या मतलब है? साथ इसके क्या दे दिया गया है, RP। RP का मतलब क्या है, KD ही, लेकिन किस चीज का, P का मतलब यहां पे क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स। क्यों, कंपनी फाइनेंस प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू भी तो ले सकती है। तो अगर कंपनी ने कोई प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू फाइनेंस लिया हुआ है तो उसको भी यहाँ पे साथ ले लिया गया और इनटू क्या कर दिया गया है, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल। मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल का मतलब क्या है कि आप रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसके साथ, वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के साथ। वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल। मीन इसी फार्मूला में अगर साथ प्रेफरेंस शेयर्स भी हों तो हम क्या करेंगे, इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट प्लस क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स। क्या ख्याल है, प्रेफरेंस शेयर्स इंटू प्रेफरेंस शेयर्स का रेट, जिसे क्या नाम दीजिएगा, KDP। तो ये क्या हो गया, KD किसका, डेट का। क्या ख्याल है? तो डिवाइड हम क्या कर देंगे, इक्विटी प्लस डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू। तो चाहे आप इस फार्मूला के थ्रू वैक निकाल लो, चाहे आप इस फार्मूला के थ्रू वैक निकाल लो, आंसर आपका सेम भी आएगा। हमने सिंप्लीफाई कर दिया, इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स इंटू
कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मीन केडी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, इक्विटी प्लस डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ, आई क्या बुक इस फार्मूला के थ्रू चल रहा है कि इक्विटी का रेट आप लो और इक्विटी का आप वेट ले लो, क्या क्या है, प्लस डेट का रेट आप लो, इनटू कर दो क्या, डेट का वेट, प्लस प्रेफरेंस शेयर्स का रेट आप ले लो और इसको मल्टीप्लाई कर दो किस चीज़ से, प्रेफरेंस शेयर्स के वेट के साथ। आंसर आपका दोनों फार्मूला से सेम आएगा, तो इसलिए हम ये अपना सिंपल फार्मूला ही लेके चलेंगे। ठीक है, बुक के अंदर अगर ये फार्मूला है या ये फार्मूला दे के आपको कहा जाता है वह कैलकुलेट कर दें तो भी कैलकुलेट किया जा सकता है, मुश्किल काम नहीं है। आर का मतलब क्या है, रेट, ई का मतलब इक्विटी का रेट, डी का मतलब डेट का रेट, पी का मतलब प्रेफरेंस शेयर्स का रेट। क्या क्या है उस तरह से डेट अगर दो तरह के, रिडीमेबल इरिडीमेबल दोनों, तो यहाँ पे एक डेट बीच में और आ जाएगा और नीचे भी डेट और आ जाएगा, एक रिडीमेबल होगा एक इरिडीमेबल होगा, और वो हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर भी चुके हैं। जिसमें अगर क्वेश्चन के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स भी आ जाए तो प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू इनटू उसका रेट डिवाइडेड बाय यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स भी ले लेंगे। क्लियर होती बात। एक क्वेश्चन मिलेगा हमें, क्वेश्चन नंबर 55, नोट्स में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे सॉल्व कर दो। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 55, CSK Limited's market value of equity is rupees 1250 million. Market value of equity है 1250 million. Market value of debt is 750 million. And market value of preference share is 500 million. तो तीन मार्केट वैल्यू आ गई, इक्विटी की, डेट की और प्रेफरेंस शेयर्स की। कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE is 15%, कॉस्ट ऑफ डेट KD is 10% and कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर is 11% and टैक्स रेट is 30%। तो आपने क्या करना है, वैक कैलकुलेट करना है। तो वैक कैलकुलेट करने के लिए हम कहाँ पे आ गए जी, अपने इस फार्मूला में आ गए। देखिएगा ज़रा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो हमारे पास गिवन है, कितनी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, 1250 इंटू KE हमारे पास गिवन है, यस गिवन है कितना, 15%, प्लस डेट हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है, 750 इंटू कॉस्ट ऑफ डेट हमारे पास गिवन है, और कॉस्ट ऑफ डेट कितना गिवन है, 10%। क्या ये कॉस्ट ऑफ डेट KD जो है वो प्री टैक्स है या पोस्ट टैक्स है? क्यों हमने कैलकुलेशन लेना होता है पोस्ट टैक्स मीन टैक्स सेविंग हमें मिलती है डेट पे, तो इसलिए जो इफेक्टिव रेट हमारा होता है वो कम हो जाता है टैक्स सेविंग की वजह से। और क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है ये प्री टैक्स है या पोस्ट टैक्स है तो हम क्या ज्यूम करेंगे, प्री टैक्स है, और साथ टैक्स रेट दिया गया है तो हम क्या लेंगे, पोस्ट टैक्स लेंगे। और 10% है तो पोस्ट टैक्स कितना बनेगा, 7% बनेगा। कैसे ये 7% बना है, 10% इंटू 70%। क्या ख्याल है? प्लस प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास हैं, कितने हैं प्रेफरेंस शेयर्स भाई, 500 मिलियन के, इंटू प्रेफरेंस शेयर्स का रेट हमारे पास है और वो कितना है, 11%। हमने KD तो पोस्ट टैक्स लिया है, ये KP पोस्ट टैक्स क्यों नहीं लिया? KD तो पोस्ट टैक्स लिया है, KP पोस्ट टैक्स क्यों नहीं लिया, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले इसको कंप्लीट करें। डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है, 1250, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट क्या है, 750, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, 500। तो यहाँ से वैक प्लीज मुझे कैलकुलेट करके देंगे कितना आता है, वैक कैलकुलेट करके दे देंगे कितना आता है, कितना, 11.8%, 11.8%। क्या कहला, प्रेफरेंस शेयर्स आ गया तो क्या करो, ऊपर साथ प्रेफरेंस शेयर उसका रेट ले लो और नीचे भी प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू ले लो। हाँ, अब इसको अगर हम इस फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट करने की कोशिश करें, इस फार्मूला के थ्रू अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो हमने कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू दिस। अब अगर अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेट करो तो फिर वैक जो है वो कैसे निकलेगा, आर रेट ऑफ इक्विटी हमारे पास दिया गया है कितना, 15%। क्या ख्याल है, इनटू हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है, 1250 डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल, टोटल क्या बनेगी, 1250 प्लस 750, 2000 प्लस 500 कितना, 2500। ये एक ब्रैकेट आ गई। उसके बाद दूसरी ब्रैकेट रेट ऑफ डेट ले लो, रेट ऑफ डेट कितना है हमारे पास, पोस्ट टैक्स 7% इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 750 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल, टोटल कितना बना, 2500, प्लस क्या कर दो, रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना है, 11% इंटू क्या कर दो जी, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल, टोटल कितनी है, 2500। क्या क्या है, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 0.075, यहाँ से आ जाएगा कितना, 0.021, और यहाँ से आ जाएगा कितना, 0.022। तो मिला के कितना आ जाएगा आपके पास, 11.8% ही। क्या ख्याल है, 11.8% ही आ जाएगा।
ये बात क्लियर होती है कि अगर फार्मूला ये हो, क्यों कल को आपने BFD किसी टीचर से जाके पढ़नी और अगर वो ये फार्मूला नहीं ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो फिर भी वैक वही निकलेगा जो उस फार्मूला से निकल रहा है। ठीक हो गया। रेट की जगह पे वो KE लिख रहे हैं, इस जगह पे वो KD लिख रहे हैं, ऑफ KD ऑफ डेट लिख रहे हैं, इस जगह पे वो KD ऑफ P लिख रहे हैं, तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप इस फार्मूला से कैलकुलेट कर लो, ऐसे कैलकुलेट कर लो या ऐसे कैलकुलेट कर लो, वैक आपका सेम ही आएगा। ठीक हो गया। अब हमने बात की कि हमने जो है वो क्या, ये KE में टैक्स का इफेक्ट नहीं लेना, टैक्स सेविंग का इफेक्ट नहीं लेना। KD ऑफ डेट में हमने टैक्स सेविंग का इफेक्ट लेना है और KD ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी टैक्स का इफेक्ट नहीं लेना। क्यों? क्यों? देखिए, एक कंपनी है जिसकी सपोज सेल्स हैं कितनी 100, कॉस्ट ऑफ सेल है कंपनी की सपोज 40। ठीक हो गया। GP आ गया कितना 60, GP आ गया 60। कंपनी जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो कंपनी के हैं सपोज 20, तो आपके पास जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो कितना आ गया 40। अब इस पे सपोज कंपनी जो है वो टैक्स पे कर रही है, कंपनी टैक्स पे कर रही है, कितने % से पे कर रही है? सपोज हमने कहा जी कि कंपनी जो है वो टैक्स पे कर रही है एट द रेट ऑफ 30%, तो 40 का टैक्स कंपनी कितना पे कर रही है? 12 पे कर रही है, तो रिमेनिंग कंपनी का प्रॉफिट कितना बचा? 28। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कंपनी क्या कर रही थी? कोई डेट नहीं ले रही थी, कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर रही थी। अब अगर कंपनी की जो है वो सेल्स हैं कितनी 100, कॉस्ट ऑफ सेल हैं कितनी 40, GP कितना निकला 60, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो कंपनी के हैं सपोज 20, कंपनी ने साथ कोई डेट भी लिया हुआ है, कंपनी ने साथ कोई डेट कोई लोन भी लिया हुआ है और उसके ऊपर कंपनी जो है वो इंटरेस्ट मीन फाइनेंस कॉस्ट जो है वो पे कर रही है। सो इंटरेस्ट एक्सपेंस कंपनी पे कर रही है। सपोज कितना पे कर रही है? कंपनी 10 का इंटरेस्ट एक्सपेंस पे कर रही है, 10 का इंटरेस्ट एक्सपेंस पे कर रही है। तो फिर आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो कितना निकला? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कितना निकला? 30। अब अगर टैक्स कंपनी जो है वो पे कर रही है एट द रेट ऑफ 30%, सपोज 10 कंपनी टैक्स पे कर रही है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका जो है वो कितना निकलता है? 20। इधर कितना निकला था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28। क्या ख्याल है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना निकला? 28। सपोज कंपनी ने जो है वो लोन लिया हुआ है, कंपनी ने लोन लिया हुआ है और लोन के ऊपर ये इंटरेस्ट पे कर रही है, तो पहले आप जो है वो इतनी ही सेल के ऊपर टैक्स पे कर रहे थे 12, अब आप टैक्स कितना पे कर रहे हो? उतनी ही सेल के ऊपर 10 का। किसकी वजह से? ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने बियर किया उसकी वजह से आपका टैक्स का रेट जो है वो कम हो गया। तो ये जो टैक्स अब आप कम पे कर रहे हो इसे नाम दिया जाता है क्या? इसे क्या नाम दिया जाता है? टैक्स सेविंग का। इसे क्या नाम दिया जाता है? टैक्स सेविंग का। क्यों? आपने कितना टैक्स बचाया है? पहले आप 12 पे कर रहे थे, तो अब लोन की वजह से आपने 2 का जो है वो टैक्स बचा लिया है, 2 का टैक्स बचा लिया है। दिस मीन अगर आप इंटरेस्ट 10 पे कर रहे हो, कितना सपोज 100 का लोन था, उस पे आप जो है वो एट द रेट ऑफ 10% जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहे हो। कितने परसेंट? 10%। 10 क्या ख्याल है? तो ये जो 2 का आपने टैक्स बचाया, ये जो 2 का आपने टैक्स बचाया, तो फैक्टिवली आप इंटरेस्ट पे कर कितना रहे हो? 8 पे कर रहे हो। तो वो आप 10% नहीं, कितना पे कर रहे हो? 8% पे कर रहे हो। मीन लोन लेने से आपको टैक्स सेविंग मिलती है। क्या ख्याल है? लोन लेने से आपको, डेट पे जाने से आपको टैक्स सेविंग मिलती है। तो वो जो टैक्स सेविंग है वो हमने बेसिकली क्या करना होता है? कॉस्ट ऑफ डेट में से माइनस करना होता है। मीन कॉस्ट ऑफ डेट को हमने पोस्ट टैक्स लेना होता है। क्यों? क्योंकि रेट 10% नहीं है, यहाँ पे देखा जाए तो 10% नहीं है। अफेक्टिवली रेट कितना है? टैक्स सेव होने के बाद आपको जो पे करना पड़ रहा है वो कितना है? 8%। मीन कंपनी को कितना पड़ रहा है इस डेट का रेट? वो क्या है? 8%। क्यों? 2% तो बीच में आपने क्या किया? सेविंग कर ली टैक्स की। तो जो टैक्स सेविंग है ये डेट में तो है, इक्विटी में नहीं होती, इक्विटी में नहीं होती। क्यों? इक्विटी जो आपने डिविडेंड पे करना है, वो डिविडेंड कहां से पे करना है? आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पे करना है। और डिविडेंड का रेट है सपोज 50% के 50% हमने अपने पास रखना होता है, 50% हमने डिविडेंड देना होता है। तो आपने कहां से देना है? यहीं से देना है। वो आपने कहां से देना है? यहीं से देना है। क्या ख्याल है? ये एक अमाउंट आपने फिक्स किया कि इतनी डिविडेंड हम दे रहे हैं, तो एवरी ईयर हम इतने % जो है वो ज्यादा देंगे। तो आपने कहां से देना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से देना है। वो चाहे आपका डेट हो चाहे ना हो, वो तो टैक्स कैलकुलेट होने के बाद देना है। तो इसलिए इसमें कोई सेविंग आपके पास नहीं है। क्या ख्याल है? डिविडेंड का रेट सेम ही रहेगा, उस पर
कोई टैक्स सेविंग नहीं है। उस तरह से प्रेफरेंस शेयर्स भी आपने क्या देना है, डिविडेंड देना है एक फिक्स रेट से, और जब डिविडेंड एक फिक्स रेट से देना है तो उसी रेट से ही आपने देना है, उस पर कोई टैक्स सेविंग नहीं है। इसलिए टैक्स सेविंग का इंपैक्ट हमने कॉस्ट ऑफ डेट में तो लेना है, टैक्स सेविंग का इंपैक्ट हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी में नहीं लेना, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मीन केडी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में नहीं लेना, किस में लेना है, डेट में लेना है, चाहे वो रिडीमेबल डेट है चाहे वो इरिडीमेबल डेट है। सो क्या हमने सीखा कि टैक्स सेविंग का इंपैक्ट मीन रेट जो है इसको नेट ऑफ टैक्स आपने लेना है कहाँ पे, कॉस्ट ऑफ डेट की सूरत में, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की सूरत में नहीं टैक्स का इंपैक्ट लेना, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी की सूरत में प्रेफरेंस शेयर्स का इंपैक्ट नहीं लेना। क्यों, डेट की वजह से, इंटरेस्ट चार्ज होने की वजह से आपका टैक्स कम होता है, मीन टैक्स सेविंग होती है, तो इफेक्टिव रेट आपका जो है वो डेट का वो कम हो जाता है, इसकी वजह से कि 10% की बजाय क्या हो गया, 8% हो गया। क्या क्या तो वो टैक्स सेविंग का इंपैक्ट हमने क्या करना है, इनकॉर्पोरेट करते हुए कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो यूज करना है। यहां तक बात समझ आती है। सो प्रेफरेंस शेयर में टैक्स का इंपैक्ट नहीं लेना रेट में, इक्विटी के कॉस्ट ऑफ इक्विटी में टैक्स का इंपैक्ट नहीं लेना, कहाँ पे लेना है, कॉस्ट ऑफ डेट में लेना है। क्यों, डेट की वजह से आपकी टैक्स सेविंग होती है। कैसे टैक्स सेविंग होती है कि इंटरेस्ट की वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से जब टैक्स का रेट चार्ज होगा तो टैक्स अब आपको कम पे करना पड़ेगा। ये जो 2 कम पे करना पड़ा है यहाँ पे, ये क्या है, टैक्स सेविंग, जिसकी वजह से क्या हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये इंटरेस्ट की वजह से। क्या क्या, इंटरेस्ट की वजह से, जिस मीन इफेक्टिव रेट आपका लोन का जो है वो अब 10 नहीं रहा, क्या हो गया, 8% हो गया। इसलिए वैक की कैलकुलेशन में हमने क्या करना है, इफेक्टिव रेट यूज करना है। जी, वैक की हम बातें कर रहे थे, और वैक में हमने बात की कि हमें जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेट KD, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट चाहिए। उस तरह से प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएं तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू चाहिए। और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम सीख चुके हैं। क्या क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल शेयर्स जो कंपनी ने इशू किए हैं इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर ले लेते हैं। या मार्केट वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, और अगर क्वेश्चन में प्राइस टू बुक रेशो दी गई है तो उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या मार्केट वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, एक ऐसी कंपनी जो कांस्टेंट डिविडेंड दे रही है, कांस्टेंट डिविडेंड दे रही है और ताहयात दे रही है, तो परपेचुटी को यूज करते हुए R/I से हमने एक निकाल लिया, मार्केट वैल्यू इक्वल होगी डिविडेंड डिवाइडेड बाय KE मीन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। I का मतलब यहाँ पे क्या है, रेट, और R क्या है, रिटर्न। रिटर्न मीन डिविडेंड जो मिल रहे हैं या दे रहे हैं। क्या क्या किस, कौन सी कंपनी जो कांस्टेंट डिविडेंड जो है वो पे कर रही है। सो अगर डिविडेंड कांस्टेंट है तो हम मार्केट वैल्यू निकालेंगे कैसे, डिविडेंड डिवाइड बाय KE। नहीं, अगर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है, कांस्टेंट नहीं, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है तो मार्केट वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, D इंटू 1 प्लस G डिवाइडेड बाई KE माइनस G, D इंटू 1 प्लस G डिवाइडेड बाई KE माइनस G। किस लिए, ऐसी कंपनी के लिए जिसके डिविडेंड कांस्टेंट नहीं, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है। और इनका मतलब क्या है, हम ऑलरेडी एग्जांपल्स के थ्रू प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, कांस्टेंट डिविडेंड कैसे होता है, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड कैसे होता है। और इसमें जी निकालने के लिए हमारे पास जो है वो हमने देखा जी कि जी हम कैसे निकाल सकते हैं, ओल्ड डिविडेंड हम लेंगे इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट रेज टू पावर n मीन नंबर ऑफ ग्रोथ इज इक्वल टू लेटेस्ट डिविडेंड, ओल्ड डिविडेंड इंटू 1 प्लस G रेज टू पावर n मीन नंबर ऑफ ग्रोथ और इज इक्वल टू लेटेस्ट डिविडेंड। इसके क्वेश्चंस हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, कैसे ये G कैलकुलेट होता है, कोई 15-20 क्वेश्चन हम इसके ऊपर कवर कर चुके हैं। या G निकालने के लिए हमारे पास जो है वो एक गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल भी है। क्या कहला है, गॉर्डन के अकॉर्डिंगली G कैसे निकालते हैं, B इंटू R के थ्रू। B क्या है, इसमें रिटेंशन रेट, ये कंपनी कितने % जो है वो अपने प्रॉफिट का पार्ट रिटेन करती है। सपोज 30% कंपनी डिविडेंड देती है तो 70% क्या है, रिटेंशन रेट मीन B। और R इसमें क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी, कि कंपनी कितना कमाती है, किस पे, कंपनी को जो फंड्स मिले हैं उसके ऊपर। फंड्स जो मिले हैं उसमें शेयर कैपिटल के थ्रू भी मिला है, उसमें रिटेन अर्निंग भी मिला आपको। तो क्या करेंगे हम, B निकालने के लिए रिटेन्ड प्रॉफिट ओवर प्रॉफिट करेंगे और R निकालने के लिए प्रॉफिट ओवर ओपनिंग इक्विटी, ओपनिंग कैपिटल करेंगे।
और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी हम इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या ख्याल है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालनी है। हाँ, अगर हमें के निकालना है, के क्वेश्चन में गिवन ना हो तो के भी हम निकाल सकते हैं। अगर कांस्टेंट डिविडेंड है तो के जो है वो इक्वल हो जाएगा कि इसके डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है तो के हम निकाल सकते हैं कैसे, डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी से। और ये भी काम हम कर चुके हैं, कोई नई बात आज मैं नहीं कर रहा। नई बात सिर्फ ये एक फार्मूला था और ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थी कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएं तो कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हमें जो है वो निकालना हो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट अगर हमने निकालनी है तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालने के लिए हमें देखना है कि आइदर डेट रिडीमेबल है या फिर इररिडीमेबल है। इररिडीमेबल डेट है, इररिडीमेबल डेट है अगर, तो इररिडीमेबल डेट का मतलब क्या है कि आपको ता हयात मीन ता क़यामत जो है वो क्या मिलेगा, सिर्फ कूपन रेट पे इंटरेस्ट ही मिलेगा। क्या ख्याल है, रिडीम नहीं होगा। तो उसमें अगर हमने मार्केट वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट मीन कूपन रेट डिवाइडेड बाय केडी मीन कॉस्ट ऑफ डेट। क्या ख्याल है, अगर उसमें कोई टैक्स का इंपैक्ट है तो फिर कैसे निकाल लेंगे, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी टैक्स रेट डिवाइडेड बाय पोस्ट टैक्स केडी डिवाइडेड बाय पोस्ट टैक्स केडी। क्या ख्याल है, केडी अगर हम प्री टैक्स यूज कर रहे हैं तो फिर ऊपर भी टैक्स का इंपैक्ट नहीं लेंगे, और अगर केडी पोस्ट टैक्स है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन तो फिर हम इंटरेस्ट के साथ भी टैक्स का इंपैक्ट ले लेंगे। इस तरह से अगर हमें जो है वो रिडीमेबल डेट, ये रिडीम नहीं, रिडीमेबल डेट जो है उसकी हमें मार्केट वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, उसके हम जो रिटर्न्स हैं, जो कैश फ्लोज हैं, उनको हम डिस्काउंट कर लेंगे किस पे, मार्केट रेट पे। सपोज 3 साल का जो है वो रिडीमेबल डेट है तो ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है। सपोज 100 फेस वैल्यू है, उस पर हमें मिलता है कितना, एवरी ईयर जो है वो हम देते हैं कूपन रेट 10%। तो ये क्या आ गया, इंटरेस्ट, कौन सा, कूपन रेट। ये क्या है, कूपन रेट का इंटरेस्ट, मार्केट रेट नहीं, मार्केट रेट ये है। उसमें अगर कोई टैक्स का इंपैक्ट है तो हम क्या करेंगे, टैक्स सेविंग सपोज 30% पे है तो वो माइनस कर देंगे। रिडीमेबल है तो देखेंगे रिडीम इसने होना है कहाँ पे, अपने लास्ट ईयर में कितने पे रिडीम होना है, आइदर फेस वैल्यू पे रिडीम होना है तो इधर 100 ले लेंगे, नहीं फेस वैल्यू प्लस 5% प्रीमियम पे रिडीम होना है तो इधर 105 ले लेंगे। और इसे क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 साल के कैश फ्लोज आ जाएंगे 77107। तो इसको क्या करना है, हमने डिस्काउंट करना है किस पे, मार्केट रेट पे। मार्केट रेट है सपोज कितना, 8%। तो क्या कर लेंगे, इसकी पीवी निकाल लेंगे एट द रेट ऑफ 8%। कैसे पीवी निकाल लेंगे कि 7 जो है वो 3 सालों में सेम है तो उसका हम एंटी फैक्टर अप्लाई कर देंगे, 1 माइनस 1.07 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाई 0.07। और जो 100 हमारे पास है उसका हम डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई कर देंगे, कैसे, 1.07 रेज टू पावर 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डेट। केडी हम देख लेंगे, अगर प्री टैक्स दिया गया है तो टैक्स का इंपैक्ट ले लेंगे उस पर, पोस्ट टैक्स दिया गया है तो वही यूज कर लेंगे। केडी अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो केडी हम निकाल भी सकते हैं, और कैसे निकाल सकते हैं, थ्रू आईआरआर, थ्रू आईआरआर। क्या ख्याल है, मीन 2 डिस्काउंट फैक्टर पे एनपीवी निकालेंगे, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, और आईआरआर के फार्मूला में पुट कर देंगे। आईआरआर का फार्मूला हमारे पास क्या था, छोटा वाला रेट मीन डिस्काउंट फैक्टर ए प्लस छोटे वाले रेट की एनपीवी डिवाइडेड बाय छोटे वाले रेट की एनपीवी माइनस बड़े वाले रेट की एनपीवी, और इनटू हम कर देंगे क्या, बड़ा वाला रेट माइनस छोटा वाला रेट। क्या कहला, छोटा वाला रेट है सपोज 10%, उसकी एनपीवी, बड़ा वाला रेट है सपोज 15% तो वो रेट उसकी एनपीवी। तो हमारे पास आईआरआर आ जाएगा। और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालनी है, के कैसे निकालना है, जी कैसे निकालना है। कांस्टेंट डिविडेंड है तो जी नहीं आएगा, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है तो ग्रोथ रेट भी आएगा, गॉर्डन मॉडल के थ्रू या फिर हिस्टोरिकल मॉडल के थ्रू। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकालते हैं, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, या केडी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ये कैसे निकालते हैं, ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ तक अभी तक आज के लेक्चर में एक जो नई चीज़ है वो नई चीज़ क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला। और अगर प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएं तो आपने वैक कैसे कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन नंबर 55। बाकी ये सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। क्या ख्याल है,
आइए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो और करते हैं ताकि हम डिफरेंट एंगल से वैक की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकें। और क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपके पास कोई टोटल 55 क्वेश्चन अभी तक अवेलेबल हैं। उनमें से क्वेश्चन 45 तक हम कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन 45 तक हम कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन 46 ट्राई करेंगे प्लीज जरा। क्वेश्चन 46। जी, क्वेश्चन 46 में आपको के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है और क्वेश्चन कहता है ग्वावा लिमिटेड हैज डेमोन्स्ट्रेटेड अ कांस्टेंट ग्रोथ इन डिविडेंड ऑफ 4% फॉर सेवरल ईयर्स। कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है और जी कितना है 4%। 1 ईयर गो द डिविडेंड वाज ₹0.25 पर शेयर। तो करंट डिविडेंड कितना होगा 0.25 में 4% ग्रोथ ऐड कर दो। क्या कह रहा है? तो करंट डिविडेंड कितना होगा? क्वेश्चन 46 की अगर हम बात करें तो करंट डिविडेंड कितना होगा 0.25 में 4% ऐड कर दो। 4% ऐड करने के लिए क्या करेंगे इंटू 1.04 कर देंगे। क्या कह रहा है? इंटू 1.04 कर देंगे तो कितना आ जाएगा शायद 0.26। या यूं भी निकाला जाता है 0.25 इंटू 1 प्लस जी। 0.25 इंटू 1 प्लस जी क्या है 0.04। तो फिर भी आपके पास क्या आ जाएगा 0.26 आ जाएगा। क्या कह रहा है? तो 1 ईयर गो अगर डिविडेंड ये था और ग्रोथ इतनी है तो करंट हम डिविडेंड निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है? या हम वो जो हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट का मॉडल अप्लाई क्या करते थे कि 0.251 प्लस जी से ग्रो होते हुए पहुंच गया कहाँ पे एक्स, ये हमने निकालना है। क्या कहला है? तो वैसे भी निकाला जाता है 0.25 इंटू 1 प्लस ये क्या आ गया 4% इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स आपके पास क्या आ गया 0.26। क्या कहला है? तो लेटेस्ट डिविडेंड हमने निकाल लिया। क्यों? हमने फार्मूला जो के ई हमने निकालना है तो के ई निकालने में हमने जो है वो फार्मूला यूज करना है। के ई निकालने के लिए वो क्या है डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू प्लस जी। के ई इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू प्लस जी। क्यों? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइड बाई के ई माइनस जी होता है। क्या कह रहा है? तो उसमें हमने लेटेस्ट डिविडेंड जो है वो तो अपना निकाल लिया। वो कितना आ गया 0.26। 1 प्लस जी ग्रोथ रेट हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए? मार्केट वैल्यू चाहिए। तो वो कहता है जी द शेयर हैव ए नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 एंड ए मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1.98 कम डिव। कम डिव हो तो हमें यहाँ पे एक्स डिव लेना होती है या कम डिव लेना है? एक्स डिव लेनी है। और एक्स डिव लेने के लिए हम क्या करेंगे कम डिव में से डिविडेंड को माइनस करेंगे तो एक्स डिव आएगी। क्या ख्याल है? कम डिव क्या है? क्यूमुलेटिव ऑफ डिविडेंड मीन कंबाइनिंग डिविडेंड के साथ। तो उसमें से डिविडेंड माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी एक्स डी मीन डिविडेंड के बाद वाली। क्या ख्याल है? तो अगर हमारे पास डी जो है वो 0.26 है, 1 प्लस ग्रोथ रेट जो है वो 4% है डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू उसने कम डी हमें दे दी 1.98। तो माइनस क्या करेंगे 0.26 कर देंगे तो हमारे पास एक्स डी आ जाएगी और प्लस जी क्या है हमारे पास 4%। तो प्लीज़ मुझे के ई का आंसर दे दें। के ई का आंसर दे दें प्लीज़। 19.7%। क्या ख्याल है? 19.7%। ये हमने क्या किया है? ये हमने एक्स डिव जो है वो शेयर प्राइस लेने के लिए ये काम किया है। क्या ख्याल है? और ये हमने क्यों किया है? क्यों? ये क्या है हमारे पास लेटेस्ट डिविडेंड मीन करंट डिविडेंड। क्यों? हमारे पास क्वेश्चन में किया गया था डिविडेंड 1 ईयर गो, 1 साल पहले वाला, और ग्रोथ रेट जब दिया हो तो हम करंट वाला डिविडेंड निकाल सकते हैं। क्या ख्याल है? जो पे करके हमारे पास एक्स डिव शेयर प्राइस आई है। जी क्लियर होता है? क्वेश्चन 46 सीख रहे हैं चीज़ें डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। जी क्वेश्चन 47 ट्राई करेंगे प्लीज। क्वेश्चन 47। क्वेश्चन 47
क्वेश्चन 47 में भी आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई ही निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई ही निकालना है, और के ई जो है वो इक्वल होता है कि इसके डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी। क्या ख्याल है? तो हमें ये वैल्यूज देखनी है क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। द फॉलोइंग इज के आर लिमिटेड समरी ऑफ रिजल्ट फॉर 5 ईयर्स। 2017, 18, 19, 20 और 21 का डेटा हमारे पास दिया गया है। नेट एसेट्स का डाटा दिया गया है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, ये तीनों चीज़ें क्या हैं? इक्विटी। ये इक्विटी होती है ना, ऐसी है। और इक्विटी जो है वो इक्वल होती है किस चीज़ के? नेट एसेट्स के। रिटेन्ड अर्निंग इक्वल होती है नेट एसेट्स के। क्या ख्याल है? तो नेट एसेट्स हैं शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग हमें पास दिया गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया गया है। डिविडेंड जो दिया पे किया गया है वो दिया गया है 5 सालों का। प्रॉफिट रिटेन्ड दिया गया है। द शेयर प्राइस इज मेड अप एंटायरली ऑफ ₹1 ऑर्डिनरी शेयर, दिस मीन 560 शेयर कैपिटल है करंट, तो ऑर्डिनरी शेयर्स भी कितने हैं? 560। क्या ख्याल है? एंड द शेयर प्राइस इज करंटली कोटेड एट ₹0.61 एक्स डिव, और पर प्राइस शेयर जो है वो अब मार्केट प्राइस कितनी है? 0.61 एक्स डिव, और हमें एक्स डिव ही चाहिए होती है। तो हमें क्या करना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है। तो डिविडेंड जो है वो लेटेस्ट हमारे पास दिया गया है कितना? 25 का। तो 25 ये डिविडेंड हमारे पास आ गया इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट जी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जी कैलकुलेट करने के लिए देखो तुम्हारे पास डिविडेंड की हिस्ट्री दी गई है, डिविडेंड की हिस्ट्री दी गई है। और क्या हिस्ट्री दी गई है? उसने कहा जी कि 19 का जो डिविडेंड था वो 1 प्लस ग्रोथ रेट से पहुंच गया कहाँ पे? 25 पे। क्या कह रहा? 17 में डिविडेंड 19 था, ग्रो होते हुए पहुंच गया 25 में। कितनी नंबर ऑफ ग्रोथ में? 1, 2, 3 और 4 ग्रोथ के थ्रू, तो रेज टू पावर 4। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो जी आ जाएगा। प्लीज़ मुझे जी की फिगर दे देंगे कितनी बनती है? जी की फिगर दे देंगे प्लीज़। 7.1%। क्या ख्याल है? तो यहाँ पे क्या करो? 1 प्लस 7.1% डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें चाहिए। और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए 560 जो है वो आपके पास शेयर्स हैं, 560 मिलियन, और मार्केट प्राइस है कितनी? 0.61। तो क्या करेंगे? 560 इंटू 0.61 ले लो, प्लस 7.1% आपका ग्रोथ रेट है। तो प्लीज़ मुझे यहाँ से आंसर दे देंगे के ई का कितना आता है? के ई का आंसर दे देंगे प्लीज़। 14.83%। क्या कह रहा है? 14.83%। जी इसमें हम शायद गॉर्डन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। क्या जी गॉर्डन के थ्रू निकाला जा सकता है? हाँ, गॉर्डन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, गॉर्डन का फार्मूला क्या था? जी इज इक्वल टू बी इंटू आर। बी क्या है हमारे पास? रिटेन्ड प्रॉफिट। रिटेन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट मीन रिटेंशन रेट। रिटेंशन रेट कैसे निकलेगा? 99 डिवाइडेड बाय 124। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रिटेन प्रॉफिट भी आपके पास दिया गया। क्या कह रहा है? इंटू आर क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी। कितना कमाया? प्रॉफिट 124, और इक्विटी हमारे पास क्या आएगी? इक्विटी का टोटल दिया गया है 1585 ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ये 1585 ओपनिंग है या क्लोजिंग है? तो 1585 जो है वो क्या है? क्लोजिंग है। तो हमने ओपनिंग लेना है। ओपनिंग लेने के लिए क्या करेंगे? 1585 में से माइनस कर देंगे करंट ईयर का जो रिटेन प्रॉफिट इसमें हमने ऐड किया हुआ है, और वो कितना है? 99। और ये माइनस करने से देखो बनेगा 1486। इनफैक्ट प्रीवियस का क्लोजिंग जो दिया गया है वो भी 1486 ही है। क्या कहता है? प्रीवियस का 1486, करंट ईयर का क्या होगा? ओपनिंग होगा। क्यों? करंट ईयर का 99 रिटेन प्रॉफिट जो है वो आपने इसमें ऐड किया होगा। तो या तो करंट ईयर का जो क्लोजिंग है उसमें से रिटेन प्रॉफिट माइनस कर दो, जब प्रीवियस का क्लोजिंग ले लो वो करंट ईयर का ओपनिंग होगा। क्यों? यहाँ पे हमने क्या लेना होता है? ओपनिंग इक्विटी। क्या कह रहा है? तो यहाँ से भी आपके पास जी आ जाएगा। यहाँ पर प्लीज़ देखिएगा जी कितना आता है। यहाँ से जी आ जाएगा शायद 6.8%। तो उसको फार्मूला में पुट कर दो, उसके बाद भी आपके पास ये 14 पॉइंट समथिंग ही आपके पास के ई आ जाएगा। बेस्ट कौन सा है? हिस्टोरिकल या फिर गॉर्डन? क्वेश्चन में अगर हिस्टोरिकल हिस्ट्री डिविडेंड की गिवन है तो हम हिस्टोरिकल को यूज़ करेंगे। हाँ, अगर एग्जामिनर कहे कि गॉर्डन के अकॉर्डिंगली आपने जो है वो जी निकालते हुए, ग्रोथ रेट निकालते हुए फिर के ई निकालना, तो फिर हम गॉर्डन के अकॉर्डिंगली चल पड़ेंगे। क्या ख्याल है? क्लियर होती बात? क्वेश्चन 48 ट्राई कीजिएगा प्लीज।
क्वेश्चन 48। जी क्या कह रहा है क्वेश्चन 48, आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीन के ई ही कैलकुलेट करना है। के ई कैलकुलेट करना है तो आपने देखना है क्या कांस्टेंट डिविडेंड है, तो फिर तो के इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। अगर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है तो फिर के ई इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी। क्या ख्याल है? और इस क्वेश्चन को देखा जाए तो कहता है जी कंपनीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर जस्ट एंडेड इज रुपीज 282,000। प्रॉफिट जो है वो 282 है। आउट ऑफ दिस अ डिविडेंड ऑफ रुपीज 95,880 विल बी पेड, जिसमें से इतना डिविडेंड जो है वो पे किया गया है। क्या ख्याल है करंट ईयर का डिविडेंड कितना बन रहा है? 95,880। एट ईयर एंड स्टेक होल्डर्स फंड टोटल रुपीज 3711.120। तो ये क्या है? क्लोजिंग इक्विटी, क्लोजिंग इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। Equity capital consists of 426,000 rupees, one ordinary share valued, each valued at rupees 1.475 कम div। शेयर कैपिटल की अगर बात की जाए तो उसने कहा जी वो 426,000 शेयर्स रुपीज 1 वाले एट पार हैं, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू जो है वो 1.475 कम डिव है। दिस मीन हमें जो है वो जाना पड़ेगा, डिविडेंड दिया गया है, प्रॉफिट इतना है, इतना इक्विटी है, दिस मीन कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है, तो हमें जो है वो फार्मूला के ई का यूज़ करना पड़ेगा, डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी। डिविडेंड हमें जो है वो कभी कितना दिया गया है? 95,880 वो हमें दिया गया है। 1 प्लस ग्रोथ रेट हमें निकालना पड़ेगा और मार्केट वैल्यू भी हमें निकालना पड़ेगी। क्यों? यहाँ पे कम डिव दी गई है प्राइस पर शेयर, तो हमें एक्स डिव प्राइस पर शेयर चाहिए। क्या ख्याल है? एक्स डिव प्राइस पर शेयर चाहिए, ऐसी बात है। एक्स डिव प्राइस पर शेयर कैसे निकालेंगे? कि जो कम डिव दी गई है इसमें से हम जो है वो डिविडेंड को माइनस करेंगे। डिविडेंड कितना दिया गया? 95,880। ओ 1.475 से 95,880 माइनस करोगे? नहीं, वो डिविडेंड दिया गया टोटल, तो हमें इसमें से डिविडेंड पर शेयर ही माइनस करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्या? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये डिनोमिनेटर। तो उसके लिए पहले तो हमें चाहिए जी क्या? एक्स डिव प्राइस पर शेयर। क्यों? मार्केट वैल्यू इक्विटी हम कैसे निकालेंगे कि 426,000 हमारे पास जो है वो शेयर्स हैं, तो उसको हमने मल्टीप्लाई करना है एक प्राइस से, और वो प्राइस कौन सी हमने लेनी है? एक्स डिव। कम डिव हमें दी गई है कितनी? 1.475, तो उसमें से माइनस करनी है हमने डिविडेंड। डिविडेंड लेकिन क्या? पर शेयर। तो पर शेयर डिविडेंड कैसे निकलेगा सर? पर शेयर डिविडेंड कैसे देगा? टोटल डिविडेंड दिया गया है और आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी दिए गए। टोटल डिविडेंड आपको दिया गया कितना? 95,880, और नंबर ऑफ शेयर्स भी दिए गए हैं, तो इसमें से आप जो है वो माइनस कर लो क्या? 95,880 डिवाइडेड बाय 426,000, तो आपके पास पर शेयर डिविडेंड आ जाएगा। माइनस करके देखें जरा कितना बनता है, तो 1.29 जो है वो क्या आ जाएगी? एक्स डिव प्राइस पर शेयर। ये क्या थी? कम डिव प्राइस पर शेयर, और ये क्या है? डिविडेंड पर शेयर। क्या ख्याल है? समझ आई?
तो क्या करो, ये 1.29 से मल्टीप्लाई कर दो 426,000 शेयर्स को, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आपके पास आ गई। प्लीज़ मुझे कैलकुलेट करके बता देंगे कितनी आती है? 532470। 532470 जो हमें कहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे 532470। अब हमें जी भी चाहिए। जी कैसे निकालेंगे? क्या हमारे पास ओल्ड डिविडेंड, करंट डिविडेंड, ग्रोथ रेट कुछ भी नहीं दिया गया, तो हिस्टोरिकल मॉडल नहीं अप्लाई होगा। क्या गॉर्डन का मॉडल अप्लाई हो सकता है? तो गॉर्डन मॉडल, प्रॉफिट हमारे पास दिया गया है, ओपन क्लोजिंग इक्विटी भी दिया गया है, तो यस हम गॉर्डन मॉडल शायद अप्लाई कर सकते हैं। क्या ख्याल है? तो उसके लिए हम जी जो है वो निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू बी इंटू आर होता है। तो बी हम देख लेते हैं जी कैसे निकलेगा, प्रॉफिट रिटेन्ड डिवाइडेड बाय प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो हमारे पास है कितना, 282,000 का। तो प्रॉफिट रिटेन्ड कैसे निकालेंगे सर? 282,000 अगर प्रॉफिट है तो उसमें से हमने जो है वो 95,880 डिविडेंड दिया है, तो बाकी क्या होगा, रिटेन्ड होगा। तो क्या करो, 282,000 माइनस क्या कर लो, 95,880 यूं लिख दो, या फिर वो फिगर निकाल के यहाँ पे लिख के 282 पे डिवाइड कर लो, तो आपके पास बी आ जाएगा। और बी शायद यहाँ से निकल रहा है कितना, 66% रिटेंशन रेट। आर में चाहिए, आर कैसे निकलेगा? प्रॉफिट यही 282,000 ऊपर रखा, नीचे हमने क्या करना है, ओपनिंग इक्विटी लेनी है। और इक्विटी देखा जाए तो उसने हमें क्लोजिंग दी हुई है, कितनी, 3711,120। क्या ख्याल है, 3711,120 इसे माइनस कर दो, क्या वो जो रिटेन प्रॉफिट था, वो रिटेन प्रॉफिट की फिगर मुझे देंगे कितनी है? रिटेन प्रॉफिट की फिगर दे दें प्लीज़। कितना था हमारे पास, 282,000 माइनस हमने क्या किया 95,880, तो कितना आ गया 186,120। इससे क्या आ रहा था, 186,120। क्या ख्याल है? तो यहाँ से हमारे पास जो है वह आर आ जाएगा, और आर कितना निकलता है, 8%। तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या 66% मल्टीप्लाई बाई 8%, तो जी क्या निकलता है आपके पास, 5.28%। तो यहाँ पे पुट कर दो इंटू 5.28% और प्लस कर दो 5.28%, तो आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा के ई। प्लीज़ मुझे वो वैल्यू दे दें के ई की वैल्यू दे दें प्लीज़, के ई की वैल्यू दे दें प्लीज़। 24.2%। क्या ख्याल है? दोबारा देखें क्वेश्चन को। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें निकालना था, फार्मूला था हमारे पास D इंटू 1 प्लस जी ओवर मार्केट वैल्यू प्लस जी। क्वेश्चन में हमें एक फिगर सीधी सीधी गिवन थी, डिविडेंड जो पे किया 95,880 का। मार्केट वैल्यू हमें निकालनी थी, उसके लिए हमें शेयर्स तो गिवन है क्वेश्चन में कितने, 426,000, लेकिन उसकी मार्केट प्राइस जो है वो दी गई है कम डिव, हमें चाहिए होती है एक्स डिव। क्या कह रहा है? तो एक्स डिव प्राइस निकालने के लिए हमने देखा जी ये कम डिव है, प्राइस पर शेयर, तो हमने देखना है डिविडेंड पर शेयर क्या है। तो डिविडेंड पर शेयर के लिए डिविडेंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड पर शेयर आ गया, वो उसमें से माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गई, एक्स डिव प्राइस पर शेयर। तो हमने मल्टीप्लाई की तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई, वो हमने पुट कर दी। साथ में क्या चाहिए, जी चाहिए, ग्रोथ रेट चाहिए डिविडेंड का। वो निकालने के लिए हमने देखा जी हमारे पास हिस्ट्री नहीं है, तो गॉर्डन में चले गए। गॉर्डन कहता है जी इज इक्वल टू बी इंटू आर है, तो बी कैलकुलेट कर लिया कैसे, रिटेन्ड प्रॉफिट मीन इतना प्रॉफिट था, इतना डिविडेंड दिया, तो बाकी ये 186,120 क्या आ गया, रिटेन्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रॉफिट, तो बी आ गया हमारे पास। आर क्या है, प्रॉफिट ओवर ओपनिंग इक्विटी, तो प्रॉफिट इतना है, ओपनिंग ये क्लोजिंग इक्विटी दी गई है, तो उसमें जो रिटेन्ड प्रॉफिट ऐड किया था वो हमने माइनस करके तो ओपनिंग इक्विटी आ गई, तो आर आ गया 8%, बी 66%, आर 8%, तो जी क्या आ गया 5.28%। फार्मूला में पुट किया तो हमारे पास के ई का आंसर आ गया कितना, 24.2%। जी क्लियर होती है बात? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 ट्राई करें प्लीज, क्वेश्चन 49 ट्राई कीजिएगा प्लीज। ये खत्म कर दूं यहां से।
क्वेश्चन 49 तो सिंपल है, कंपनीज डिविडेंड हिस्ट्रीज एज डिटेल बिलो। क्या 20x6 में डिविडेंड था 19.2, ग्रो होते हुए 7, 8, 9, 20, 0, 21 में अगर गए तो 22.7 लेटेस्ट डिविडेंड। द कंपनी हैज 336 मिलियन रुपीज वन ऑर्डिनरी शेयर्स वैल्यूड एट पार। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी? तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए आपने क्या करना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए डिविडेंड की आपके पास हिस्ट्री दी गई है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसके इक्वल हो जाएगा? यही डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू प्लस जी। क्या ख्याल है? तो डिविडेंड आपने जस्ट कितना पे किया है? 22.7 का। क्वेश्चन 48 के ई निकालना है, तो डिविडेंड आपने जस्ट पे किया है 22.7 का इंटू 1 प्लस जी। ग्रोथ रेट आप निकाल लो, कैसे? 19.2 से ग्रो होते हुए डिविडेंड जो है वो पहुंच गया कहाँ पे? 22.7 पे। कितनी ग्रोथ के थ्रू? 1, 2, 3, 4, 5 ग्रोथ के थ्रू। क्या ख्याल है? तो 5 रेज टू पार ले लो, तो यहाँ से आपके पास जी आ जाएगा। जी की वैल्यू दे दें प्लीज़ मुझे, जी की वैल्यू दे दें 3.4%। क्या ख्याल है? इंटू 3.4% डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। देखें तो शायद और कोई डेटा गिवन नहीं है, तो यही जो पार वैल्यू है यही हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है वो एज्यूम कर लेंगे। कितना? 336 प्लस 3.4%, तो आपके पास के ई आ जाएगा। के ई का आंसर दे दें प्लीज़ मुझे, के ई का आंसर दे दें प्लीज़। 10.38%। 10.38%। क्या ख्याल है? क्वेश्चन 48 था, 49 थी, 49 था। उसके बाद क्वेश्चन 50 में आ जाएं प्लीज़। क्वेश्चन 50 ट्राई करें प्लीज़, 49 को छोड़ दें, आप उससे भी बाद में कर लेंगे। जी क्वेश्चन 50 में भी आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही निकालना है। क्वेश्चन 50 में भी आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही निकालना है, और आपके पास डिविडेंड जो लेटेस्ट दिया गया है वो कितना दिया गया है? 619300 का दिया गया है, इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट मीन जी आपको निकालना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर से। और जी निकालने के लिए उसने आपको डिविडेंड की हिस्ट्री दे दी है, कितनी? 520 से 619300 हो गया। क्या ख्याल है? 520,000 से 1 प्लस ग्रो होते हुए 619300 हो गया। कितनी नंबर ऑफ ग्रोथ में? तो कितनी नंबर ऑफ ग्रोथ में? 1, 2, 3, 4 ग्रोथ में। तो प्लीज़ मुझे जी जो है वो दे दें, क्या बनता है? जी की वैल्यू दे दें प्लीज़, जी की वैल्यू दे दें प्लीज़। 4.5%। 4.5% डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए हमारे पास डेटा गिवन है, वो कहता है जी द करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज रुपीज 658,100। 658,100। दिस रिफ्लेक्ट द 20/2 डिविडेंड ड्यू टू बी पेड शॉर्टली। मीन अभी तक करंट ईयर का डिविडेंड 20/2 का डिविडेंड जो है वो पे नहीं हुआ, तो डिविडेंड पे करने से पहले की ये मार्केट वैल्यू है कितनी? 658,100। 658,100 जो है, 58,100 जो है ये क्या है? कम डिव मार्केट प्राइस है। ये क्या है? कम डिव है। तो इसमें से डिविडेंड हम जो है वो माइनस करेंगे करंट 619300। ये क्या है? डिविडेंड। तो हमारे पास आ जाएगी क्या? एक्स डिव। एक्स डिव कितनी बनती है? 5967,800। ये क्या बन गई? एक्स डिव। बस अंग्रेजी आपको घुमाएगी कि दिस रिफ्लेक्ट द 20/2 डिविडेंड ड्यू टू बी पेड शॉर्टली। इन अभी पे होने जा रहा है।
दिस मीन ये क्या है, कम डिव है तो हमें एक्स डिव चाहिए होती है। तो 5, 9, 6, 7, 800 और प्लस 4.5% ग्रोथ रेट। तो प्लीज़ मुझे के ई का आंसर देते हैं आप, के ई कैलकुलेट करते हैं प्लीज़। कितना? 15.3%, 15.3%। क्या ख्याल है, ऐसी है? क्वेश्चन 51 ट्राई करेंगे प्लीज। 51, क्वेश्चन 51। क्वेश्चन 51। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीन के ई ही हमें निकालना है और डिविडेंड की हिस्ट्री दी गई है। तो क्वेश्चन 51 देखते हैं जी क्या होगा। कहता है जी के ई जो है वो इक्वल है किस चीज़ के, डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी के। क्या ख्याल है, ऐसे ही है? ओके। अब कहते हैं जी कि Pumpkin Limited dividend in recent year can be summarized as follows। 20x 0 का डिविडेंड इतना है, 1 का इतना है, काफ़ी ग्रो हुआ और 2 में फिर कम हो गया और 2 से 3 ग्रो, 3 से 4 ग्रो, 4 से 5 ग्रो, 5 से 6 ग्रो, 6 से 7 ग्रो, 7 से 8 ग्रो, 8 से 9 ग्रो और 20y0 में फिर कम हो गया और 1 में फिर बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया। ओह, हमें हिस्ट्री तो दी गई है डिविडेंड की, लेकिन बड़ी गंभीर किस्म की हिस्ट्री दी गई है, बड़ी गंभीर किस्म की हिस्ट्री दी गई है। अगर हमें इस तरह की हिस्ट्री दी जाए, मीन कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से वो ईयर चूज कर लेंगे जहां पे कंपनी के डिविडेंड में कोई कांस्टेंट ग्रोथ हो रही थी। अगर देखा जाए तो 0 और 1 के बाद 2, ये कुछ डिस्टर्बिंग सी सिचुएशन थी। हाँ, 20x2 से अगर ऑनवर्ड देखो आप, 20x2 से 3 ग्रोथ, 4 ग्रोथ, 5 ग्रोथ, 6 ग्रोथ, 7 ग्रोथ, 8 ग्रोथ और 9 ग्रोथ। क्या ख्याल है? तो 20x2 से 20x9 तक को प्लीज जरा ब्रैकेट करेंगे आप, 20x2 से 20x9 को। क्यों यहां से 20x2 से 20x9 तक जो हमें ग्रोथ नजर आ रही है वो अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। दिस मीन जब हम हिस्टोरिकल मॉडल से ग्रोथ रेट निकालेंगे तो उन ईयर्स का निकालेंगे जहां पे डिविडेंड की ग्रोथ स्टेबल थी। हाँ, जहां पे फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आ रही है, इनकम ज्यादा हो रहा है, तो उनको हम इग्नोर कर देंगे। मीन 20x01 को हम इग्नोर कर देंगे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो 20y0 और 21y1 को हम इग्नोर कर देंगे। मीन 20x2 से 20x9 तक का हम जो है वो डेटा डिविडेंड ग्रोथ रेट के लिए यूज करेंगे। क्या ख्याल है? 20x2 से 20x9 तक का हम डेटा डिविडेंड ग्रोथ रेट के लिए यूज करेंगे और उसमें देखें तो 610 से डिविडेंड ग्रो होते हुए 1190 पे पहुंच गया। क्या ख्याल है? तो जी 610 से डिविडेंड 1 प्लस ग्रोथ रेट से पहुंच गया कहां पे, 1190 पे। ऐसे कितनी नंबर ऑफ ग्रोथ में, 1 2 3 4 5 6 7। इन 20x2 से 20x9 तक देखा जाए तो कितनी ग्रोथ में, 7th ग्रोथ में रेज टू पावर n। तो यहां से प्लीज मुझे एक जी की फिगर दे देंगे आप, कितनी निकलती है? जी की फिगर दे देंगे कितनी निकलती है? 10%। क्या कह रहा, 10%। ऐसे ही है। चले जी। सो ये जो 1190 डिविडेंड है ये 20x9 का है, लेकिन डिविडेंड की ग्रोथ रेट हमने निकाली, कितनी निकली, 10%। कहते हैं करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इक्विटी इज ₹22.63 मिलियन। मीन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है ये। द 20y1 डिविडेंड, 20y1 डिविडेंड 2100 का जो नजर आ रहा है उसकी बात हो रही है। द 21y डिविडेंड हैविंग बीन पेड रिसेंटली, the dividend in 20y0 and 20y1 were wholly uncharacteristic
and is widely believed that former trend will be re-established in 20y2. Oh yes, 21y0 और 20y1 उसने कहा कि ये क्या है, अनकैरेक्टरिस्टिक, मीन वहां पे हालात स्मूथ नहीं थे। तो ट्रेंड कौन सा डिविडेंड ग्रोथ का फॉलो होगा जो उससे पीछे था, मीन 20x9 तक, और उसके पीछे क्या ट्रेंड था डिविडेंड के ग्रो होने का, 10%। क्या ख्याल है? तो हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है कहां पे बैठे हुए, 20y2 में बैठे हुए, 20y2 में बैठे हुए। क्या ख्याल है? 20y2 में बैठे हुए हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। तो 20y2 में बैठे हुए अगर हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है तो हमें क्या चाहिए, डिविडेंड चाहिए। कौन सा? 21y2 का लेटेस्ट डिविडेंड। ये हमारे पास जो डिविडेंड निकला था 1190, ये था किसका, 20x9 का। तो अगर 20x9 का डिविडेंड हमारे पास है कितना, 1190, तो ये 1 प्लस जी जो है वो ग्रोथ रेट हमारे पास क्या है, 10%। क्या ख्याल है? तो हमें जो है ये फिगर चाहिए, x चाहिए, ऐसे ही। क्या ख्याल है? 20x9 से ऑनवर्ड अगर देखा जाए तो डिविडेंड इतना था, 1 प्लस 10% से ग्रो होते हुए कितना पहुंच गया, वो हमें चाहिए 20y0 का डिविडेंड। और कितनी ग्रोथ 20x9 के बाद अगर आप काउंट करें तो 9 से 0 तक 1 ग्रोथ, 0 से 1 तक 2 ग्रोथ और 1 से 2 तक 3 ग्रोथ। क्या ख्याल है? तो एक्स मुझे बता देंगे कितना है, एक्स बता देंगे कितना है, 1584 जो हमें चाहिए यहाँ पे डिविडेंड, 1584। हाँ, के ई हम निकाल रहे हैं कहाँ पे, 20y2 में। के ई हम निकाल रहे हैं कहाँ पे, 20y2 में। और 20y2 में हमने जो है वो के ई निकालना है, तो डिविडेंड हमें कौन सा चाहिए, 20y2 का चाहिए। क्या ख्याल है? मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारे पास है, मार्केट वैल्यू हमारे पास है, डिविडेंड ग्रोथ रेट हमने निकाल लिया है। तो डिविडेंड ग्रोथ रेट क्या है, 1 प्लस 10% डिवाइडेड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारे पास है कितना, 22,630, और प्लस जी हमारे पास है कितना, 10%। तो हमारे पास यहाँ से के ई आ जाएगा। कितना के ई निकलता है, 17%। क्या ख्याल है? हाँ, क्या किया हमने, डिविडेंड की हमें हिस्ट्री दी गई थी, लेकिन हिस्ट्री में कुछ ऐसे ईयर्स भी दिए गए थे जहाँ पे डिविडेंड स्मूथ नहीं था, तो उनको हमने इग्नोर किया। और वो पहले 2 साल थे, 20x0, 20x1 और 20x0 और 20y0 और 20y1। बीच में हमने ले लिया 20x2 से 20x9 तक जो है वो डिविडेंड स्मूथ चल रहा था। और उसने कह भी दिया कि 20y0, 20y1 का डिविडेंड जो है वो होली अनकैरेक्टरिस्टिक हैं। तो इसमें इनको इग्नोर करते हुए आपने ग्रोथ निकालनी है, और ग्रोथ पास भी कहाँ से निकालनी है, जहाँ पे स्मूथ डिविडेंड ग्रोथ थी। तो 20x2 में डिविडेंड था 610, 1 प्लस 7 ग्रोथ में पहुंच गया 20x9 में 1190। तो हमने स्मूथ जो डिविडेंड की हिस्ट्री थी वहां से जी निकाल लिया 10%। अब हम हैं 20y2 में, 20y2 में हैं तो 20y2 की के ई निकालनी है हमने। तो 20y2 में हमने कहा जी कि डिविडेंड 20y2 का लेटेस्ट कैसे निकालेंगे कि 1190 20x9 में था, 1 प्लस 10% रेट से 3 साल 3 ग्रोथ में पहुंचा यहाँ पे। तो कहाँ पे, वो हमने निकाल लिया, वो हमारे पास आ गया 1584। क्या हमारे पास, लेटेस्ट डिविडेंड इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इक्विटी प्लस ग्रोथ रेट, हमारे पास के ई आ गया कितना, 17%। ठीक, क्या ख्याल है? सीख रहे हैं डिफरेंट एंगल से कैसे कैसे क्वेश्चन टेस्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन 52 में जल्दी से मूव ऑन प्लीज, क्वेश्चन 52 में मूव हो जाएं, जल्दी से क्वेश्चन 52 में आ जाएं प्लीज। क्वेश्चन 52 क्या कहता है, क्वेश्चन 52 कहता है ये कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स 50 million 8% irredeemable debenture valued at ₹85 per 100 nominal value. Corporation tax is charged at 30%. Calculate cost of debt. तो cost of debt जल्दी से निकाल दें, जल्दी से। सोचने वाली बात नहीं है इसमें, सोचने वाली बात नहीं है, कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है आपने। क्वेश्चन 52 क्या ख्याल है, मार्केट वैल्यू जो है वो इक्वल होती है किसके, इंटरेस्ट इंटू 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय के डी के। तो के डी इक्वल होगा किसके, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू के। तो इंटरेस्ट आपके पास दिया गया, कूपन रेट कितना है 8% में 100 हमने फेस वैल्यू ज्यूम की, 1 माइनस 30% टैक्स रेट है डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू हमारे पास है डेट की कितनी, 100 वाले की मार्केट वैल्यू कितनी है 85। तो आपके पास के डी जो है वो आ जाएगा कितना
6.58%। सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 53 देखें प्लीज, क्वेश्चन 53 देखें प्लीज। जी क्या निकालना है आपको? कॉस्ट ऑफ डेट ही निकालना है। कंपनी हैज़ इन इशू 20 मिलियन 7.5% इरडीमेबल डिबेंचर। तो कूपन रेट है 7.5, इंटरेस्ट 7.5। डेट इन्वेस्टर रिसेंटली डिमांड आ 6 रिटर्न ऑफ 6%, और 6% जो है वो डेट इन्वेस्टर जो है वो डिमांड कर रहे हैं। इंटरेस्ट इज पेड एनुअली एंड द लास्ट पेमेंट वाज मेड सेवरल वीक्स अगो। टैक्स रेट इज 30%। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट। तो केडी आपको निकालना है। तो केडी निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 53। तो केडी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना होता है? केडी हमने निकालना होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंपनी ने कितना जो है वो डेट होल्डर को अफेक्टिवली देना है वो रेट हमने निकालना है। डेट होल्डर को 10% वो मांग रहे हैं, लेकिन हमें टैक्स की सेविंग हो रही है, तो हमने टैक्स का इंपैक्ट डाल के देखना है कि हमने डेट होल्डर को कितना कमा के देना है, मीन अफेक्टिव रेट निकालना होता है। इसलिए केडी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। क्या कहला? तो इंटरेस्ट तो हमारे पास दिया गया है जी, कितना दिया गया है? इंटरेस्ट हमें दिया गया है 7.5% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट दिया गया है कितना? 30% डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट हमें चाहिए। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट हमें चाहिए। एक डेट की मार्केट वैल्यू क्या होगी वो हमें देखना पड़ेगा, और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालने के लिए इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट। क्यों केडी तो था नहीं, तो रेट कौन सा यूज करेंगे? जो इन्वेस्टर रिक्वायर कर रहे हैं कितना? 6%। तो इंटरेस्ट कितना है? 7.5, और ये कितना है? 6%। कितना निकला मार्केट वैल्यू ऑफ डेट? 125। क्या कहना? यहाँ पे हमने केडी नहीं यूज किया, वो रेट यूज किया है जो इन्वेस्टर रिक्वायर कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ऊपर भी टैक्स का कोई इंपैक्ट नहीं लिया। कितना निकला? 125। तो 125 से इसको डिवाइड कर दो कि आपके पास केडी आ जाएगा, और केडी कितना आ जाएगा आपके पास? 4.2%। क्या कह रहा है? इन्वेस्टर आपसे कितना रिक्वायर कर रहे हैं? 6%। आपका केडी कितना निकला? 4.2%। क्यों? आपको टैक्स सेविंग भी तो हो रही है ना, तो आपका क्या निकलना है? अफेक्टिव रेट निकलना है, जिस पे आपने वैक कैलकुलेट करना है। क्यों? वैक कैलकुलेट करते वक्त हमने क्या देखना है कि हमने इन्वेस्टर को क्या कमा के देना है, तो कंपनी के पॉइंट से देखना है, और कंपनी को चूंकि टैक्स सेविंग भी होती है, तो इसलिए इन्वेस्टर ये मांग रहे हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अफेक्टिव जो रेट है डेट का वो कितना है? 4.2%। क्या कहला? क्वेश्चन 54 एक लास्ट क्वेश्चन आज का, और उसके बाद आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन 54 ट्राई करें प्लीज़। क्वेश्चन 54। कॉस्ट ऑफ डेट ही हमें निकालनी है। क्वेश्चन 54 में भी कॉस्ट ऑफ डेट ही निकालनी है, लेकिन अब डिबेंचर इरडीमेबल नहीं। क्यों? पिछले दोनों क्वेश्चन में इरडीमेबल थे, अब रिडीमेबल आ गए, और रिडीमेबल में कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का मतलब क्या है? IRR में जाना। क्या ख्याल है? कहता है कंपनी हैज इन इशू ₹20 मिलियन 7% डिबेंचर रिडीमेबल एट पार इन 8 years टाइम। इंटरेस्ट इज पेड एनुअली एंड क्वालिफाइज फॉर इमीडिएट टैक्स रिलीव एट 30%। इन्वेस्टर रिक्वायर आ रिटर्न ऑफ 10%। इन्वेस्टर आपसे कितना रिटर्न रिक्वायर कर रहे हैं? 10%। तो कॉस्ट ऑफ डेट आपको निकालनी है। कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए आपको जाना पड़ता है IRR में। कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए आपको जाना पड़ता है IRR में। IRR में हमने 2 NPV निकालना होती हैं। कितने ईयर्स हैं? अगर देखा जाए तो टोटल शायद 8 साल हैं, 8 ईयर्स हैं। दिस मीन ईयर 0 में कोई मार्केट वैल्यू ऑफ डेट भी चाहिए होती है जो हमने माइनस करनी है।
फिर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 पे हम देख लेंगे कि 7% हमें इंटरेस्ट है, 30% टैक्स रेट है, और रिडम्पशन वैल्यू हम जो है वो एज्यूम कर लेंगे 100 ही है, क्यों क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन। तो डिस्काउंट फैक्टर 2 अप्लाई करके 2 एनपीवी निकाल के आईआरआर के फार्मूला पुट कर लेंगे। लेकिन दिस मीन हमें वो आईआरआर निकालने के लिए मार्केट वैल्यू ऑफ डेट भी तो चाहिए। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकलेगी, किस रेट पे हम डिस्काउंट करेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालने के लिए हम जो इन्वेस्टर का रेट है 10% उस पर डिस्काउंट करेंगे। क्या ये इन्वेस्टर के रेट में टैक्स इनकॉर्पोरेटेड है? नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपली जो है वो कैश फ्लो विदाउट टैक्स जो है वो डिस्काउंट कर देंगे किस पे, 6% पे। क्या ख्याल है, 6% पे कैसे डिस्काउंट कर देंगे? मार्केट वैल्यू हमने लेनी है, 8 ईयर्स हमारे पास रिडम्पशन टाइम है, 8 ईयर हमारे पास रिडम्पशन टाइम है, और हमने क्या करना है 10% पे डिस्काउंट करके लेनी है, और 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या ख्याल है? तो क्या करेंगे हम, ईयर 1 to 8 लिख लें, ईयर 1 to 8 लिख लें, या सिंपली क्या करें, ईयर 1 to ईयर 8, ईयर 1 to ईयर 8, और उसमें जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है ईयर 1 to 8 में 7 का। क्या ख्याल है? साथ हम इधर ले लेते हैं जी, ईयर 8 में जो है वो रिडम्पशन भी है, कितने की रिडम्पशन है, तो 100 की रिडम्पशन भी है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास 1 to 8 7 आएगा, यहाँ से 100 आएगा, तो 7 को हम जो है वो पीवी निकाल लेते हैं एट द रेट ऑफ 10% पे इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -8 डिवाइडेड बाई 0.1। क्या कहला, और प्लस कर देते हैं क्या, 100 डिवाइड बाई 1.1 रेज टू पावर 8। तो हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आ जाएगी। प्लीज़ मुझे वो कैलकुलेट करके दे देंगे कितनी आती है? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आ जाएगी, प्लीज़ वो कैलकुलेट करके दे देंगे। क्या कहला कि इंटरेस्ट मीन 7% एवरी ईयर जो है, ईयर 1 to 8 था तो हमने 7 वैसे ही ले लिया, और ईयर 8 में 7 क्या था, रिडम्पशन थी 100 की, ऐसे ही निकालते ना। क्या कहला है, वो 7-8 सालों में सेम था तो उसका एंटी फैक्टर ले लो, और 100 जो रिडम्पशन थी उसको डिस्काउंट कर लो, कितने पे, 10% डिस्काउंट फैक्टर पे 8 सालों के लिए। तो प्लीज़ मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ डेट दे देंगे कितनी बनती है? 84। क्या ख्याल है, 84 ही बनती है। अब क्या करो, आईआरआर निकालने की तरफ आ जाते हैं। आईआरआर कैसे निकलेगा जी, ईयर 0 में हमने जो है वो क्या कर रहे हैं, 84 जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ईयर 1 to ईयर 8 में हमें जो है वो, ईयर 1 to ईयर 8 में हम जो है वो क्या कर रहे हैं, 7 टैक्स लेंगे। यस लेंगे। कितना टैक्स है, 30% है टैक्स। क्या ख्याल है, 30% टैक्स है, इंटू क्या कर देंगे, 70% कर देंगे, इंटू 70% कर देंगे, ऐसे ही है, इंटू 70% कर देंगे। और उसके बाद ईयर 8 में रिडम्पशन भी होनी है 100 की, ईयर 8 में 100 की रिडम्पशन भी होनी है। तो पहले हम जो है वो एक पीवी निकाल लेते हैं एट द रेट ऑफ कितना, 10%। क्या ख्याल है, एक पीवी निकाल लेते हैं एट द रेट ऑफ 10%, या 8% ले लो या 9% ले लो, जो भी आप पे डिपेंड करता है वो ले लो, और एक पीवी निकाल लेंगे एट द रेट ऑफ 10%। इसका डिस्काउंट फैक्टर 1 नहीं होगा, इसका हम जो है वो निकाल लेंगे एट द रेट ऑफ 10%। क्या ख्याल है, और इसका डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% निकाल लेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, एक एनपीवी आ जाएगी यहाँ पे। फिर एक डिस्काउंट फैक्टर जो है वो आप ले लो, सपोज अगर ये पॉजिटिव आ गई है तो, या नेगेटिव आ गई है, पॉजिटिव आई है तो 15% ले लो, नेगेटिव आ गई है तो 5% ले लो, और शायद ये नेगेटिव आएगी तो आप क्या करो, एक पीवी एट द रेट ऑफ 5% ले लो, और उस पर भी एनपीवी निकाल लो। उसके बाद आईआरआर के फार्मूला में आ जाओ, आईआरआर इज इक्वल टू स्मॉल ए कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए। उसमें डाटा आप पुट करोगे तो आपके पास आईआरआर कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा। उसका आंसर मैं आपको दे देता हूं, आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। वो आपके पास आएगा क्या, 7.67%, 7.67%। क्या ख्याल है, ये बाकी कैलकुलेशन आप कर लोगे? क्या ख्याल है, 10% पे देखना एनपीवी नेगेटिव आएगी तो पॉजिटिव एनपीवी लेने के लिए हमें डिस्काउंट फैक्टर माइनस कर दिया, तो 5% छोटा ले लिया, तो यहाँ पे 5% प्लस उसकी एनपीवी डिवाइड बाय 5% वाले की एनपीवी माइनस इसकी एनपीवी इंटू 10 माइनस 5 मीन 5%, तो 7.67% आपके पास कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 54 का।
इन क्वेश्चन को प्लीज़ कोशिश करें नेक्स्ट क्लास तक अगर प्रैक्टिस हो जाए। आज हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं, नॉर्मल क्लास से थोड़े ज़्यादा किए हैं, तो कोशिश कीजिएगा अगर ये नेक्स्ट क्लास तक प्रैक्टिस हो जाए तो नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ मिलेंगे।